2024 में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है पिछले 10 वर्षों से कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हिस्सा, चाहे वो बीजेपी हो या उनके एलाइज हो, वो इन लोगों को खराब नजर से देखते हैं, इनके बारे में खराब बोलते हैं, इनको बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी तो खैर राष्ट्रपिता हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और उन जैसे लोग को झुकना पड़ता है दिखाने के लिए, वरना मन में तो आई एम श्योर सरदार पटेल से आरएसएस का ऐसा क्या प्रेम हो गया या बीजेपी का ऐसा क्या प्रेम हो गया अब पिछले 10, 20, 30 सालों में, जब ना तो सरदार पटेल जीवित हैं और ना उस समय के आरएसएस के नेता जीवित हैं, तो ऐसा क्या हो गया? कुछ तो है जिसका भुगतान गलत मायने से मोदी, शाह, बीजेपी के अन्य नेता, कुछ तो है जो सरदार पटेल के पांव पकड़ के ये अपनी नाक इस हद तक रगड़वा रहे। सरदार पटेल के साथ आरएसएस का क्या संबंध था जो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग इनकैश करने की कोशिश में उन्हें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गोलवालकर को कहते हैं, हमें पता है कि आरएसएस जो है और आप लोग जो हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन देश में सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं होता, देश में गरीब, बच्चे, महिलाएं, प्रताड़ित, पिछड़े, मतलब बाकी धर्म के लोग, इनको भी साथ लेके चलना होता है, जो आप लोग आरएसएस वाले नहीं करते। सरदार पटेल गोलवालकर को कहते हैं आरएसएस के उस समय के प्रमुख को 1948 के सितंबर महीने में कि हम चाहेंगे कि आरएसएस जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाए और मिल करके देश की सेवा करे, लेकिन उनकी इस बात को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को सिरे से नकार दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू। दे दो कश्मीर पाकिस्तान को। जवाहरलाल नेहरू को पत्र में है लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि कश्मीर तो दे दो, बदले में हैदराबाद रख लेंगे, तुम कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, या हैदराबाद का इशू खत्म करो। मोदी बोलते हैं ना, मोदी उन्हीं की नकल सारे शब्द चोरी के बोलते हैं मोदी जी इधर उधर के, कहीं नेहरू जी के शब्द चोरी कर लेते हैं, कहीं महात्मा गांधी के शब्द चोरी, कहीं इंदिरा गांधी जी के शब्द चोरी करके बोलते हैं। और आजकल आप लोगों को लगता है खाली मोदी के शब्द, पुराने शब्द हैं हमारे, पुरानी इच्छाएं हैं, पुराने तरीके। सरदार पटेल के पांव पकड़ करके बीजेपी वाले जो ये राग गाते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, वो याद रखे इस बात कि जवाहरलाल नेहरू ना होते तो ये देश सरदार पटेल भी नहीं बांध पाते, क्योंकि सरदार पटेल तो पहले इलेक्शन से पहले ही श्री राम के चरणों में चले गए, उम्र हो चुकी थी भाई, कैंसर के पीड़ित पेशेंट थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और आरएसएस का क्या संबंध था? आज मैं आप लोगों के समक्ष वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना तो राजनेता, ना मीडिया, कोई नहीं बताता, और जो भी बताने जा रहा हूं वो सब लिखित सबूतों के आधार पर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मनगढ़ंत कहानी। हम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले कई महानुभाव हमारी देश की धरती को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर से लेके हर कोशिश में लगे रहे। किन्हीं का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनगिनत लोग थे और सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वर्षों तक। लेकिन जब हम आजकल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 2024 में हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है पिछले 10 वर्षों से कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हिस्सा, चाहे वो बीजेपी हो या उनके एलाइज हो, वो इन लोगों को खराब नजर से देखते हैं, इनके बारे में खराब बोलते हैं, इनको बेइज्जत करने की पूरी कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी तो खैर राष्ट्रपिता हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और उन जैसे लोग को झुकना पड़ता है दिखाने के लिए, वरना मन में तो आई एम श्योर। लेकिन एक ऐसा कांग्रेसी नेता रहा जिसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे भारतीय जनता पार्टी वाले,
और आरएसएस वाले, बहुत ज्यादा प्रेम। उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ऐसा स्पिन खेलने की कोशिश करती है, अपने नीचे के पायदान के कार्यकर्ताओं तक को ब्रेन वॉश करती है कि जैसे बस अगर इस धरती पर कोई राजनेता अक्लमंद अंग्रेजों के सामने पैदा हुआ तो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे और कोई था ही नहीं। नेहरू को तो गाली देते हैं ये लोग, महात्मा गांधी तक को गाली देते हैं इनके लोग, बस इनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही महत्व रखता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आज़ादी के पहले कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल था और आज़ादी के पहले ही एक दूसरा दल भी था जो भारत में कई जगहों पे अपनी स्ट्रांग पकड़ के लिए जाना जाता था, और वो था हिंदू महासभा। वो उस जमाने में राजनीतिक दल था, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि। और याद रहे कि हिंदू महासभा आरएसएस के साथ नहीं था, वो अलग था। आरएसएस का तो जन्म ही 1925 में हुआ और आज़ादी के समय भी उनकी कोई औकात नहीं थी आरएसएस की। मेरे पास है लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी, जब मैं मिला था उनसे तब उन्होंने दी थी मुझे गिफ्ट के स्वरूप। उसमें पढ़ने से मालूम चलता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जब कराची से भाग करके इंडिया आए आज़ादी के बाद, तो उस समय वो लिखते हैं कि आने के बाद उनके मन में, खुद के मन में और आरएसएस के लोगों के मन में ये था कि कांग्रेस जो है वो बहुत कुछ करके इस देश के लिए दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों की आशाएं बंधी थी कांग्रेस से, क्योंकि आरएसएस की तो कोई हैसियत थी नहीं उस समय। 1947 में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन हिंदू महासभा की हैसियत थी। हिंदू महासभा की हैसियत कायदे से थी और यही कारण रहा कि ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में, चाहे वो बंगाल का एरिया हो, चाहे वो अब जा चुके पाकिस्तान के कुछ एरिया हों, जहाँ जिसे आप लोग और हम लोग गाली देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के, इन हिंदू महासभा वालों ने कॉरपोरेशंस चलाई, सरकार चलाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद निहित थे एज फाइनेंस मिनिस्टर इन बंगाल, या जो भी वो मंत्री थे, गृह मंत्री थे, जो भी थे उसमें। लेकिन हमें यह भी याद रहना चाहिए कि ये राजनीति तो होती है, लेकिन सरदार पटेल से आरएसएस का ऐसा क्या प्रेम हो गया, या बीजेपी का ऐसा क्या प्रेम हो गया अब पिछले 10, 20, 30 सालों में, जब ना तो सरदार पटेल जीवित हैं और ना उस समय के आरएसएस के नेता जीवित हैं। तो ऐसा क्या हो गया? क्या इनकैश करने की कोशिश की जा रही है? कुछ तो है जिसका भुगतान गलत मायने से मोदी, शाह, बीजेपी के अन्य नेता, कुछ तो है जो सरदार पटेल के पांव पकड़ के ये अपनी नाक इस हद तक रगड़वा रहे हैं और ठीक उसके सामने वो महात्मा गांधी और नेहरू को गरिया रहे हैं। देखिए, थोड़ी खोजबीन करनी पड़ती है आजकल। हम लोग क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और सोशल मीडिया हाथ में फ़ोन पे आ गया है, पहले तो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स तक सीमित था, और तब हम लोग, मुझे तो वो ज़माना भी याद है जब हम लोग साइबर कैफ़े जाते थे और पर आवर पैसे दे के इंटरनेट यूज़ करते थे। लेकिन अब तो सब कुछ हाथ में है, तो हर चीज़ छोटी होती जा रही है, और छोटी होने के साथ साथ एक चीज़ और छोटी होती जा रही है कि आजकल हम लोग रील्स, हेडलाइंस एंड शॉर्ट क्लिप्स देखने तक सीमित रह गए हैं। बस छोटे में समझ लो तो हेडलाइन भी ऐसी बनाई जाती है जो आप पढ़ के आगे चले जाते हैं, गहराई तक कोई उतरता नहीं है। आइए आज एक गहराई तक उतरेंगे और ये मालूम करेंगे कि सरदार पटेल के साथ आरएसएस का क्या संबंध था, जो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग इनकैश करने की कोशिश में उन्हें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, और बाकी सब तो आपके सामने। देखिए, ऐसा हुआ था कि
महात्मा गांधी की मृत्यु, जो कि स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत बड़ा आतंकी मर्डर था, जिसके बाद आरएसएस के भी और हिंदू महासभा के भी नेता उस जमाने के जेल गए थे, और भारत के उस समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस पे बैन लगाया था, वर्जित कर दिया था आरएसएस का ऑपरेशन भारत में, आजाद भारत में। जब 1948 में, और फरवरी महीने की बात है, फरवरी में 6 महीने का बैन लगा था, उसके बाद आरएसएस के एमएस गोलवालकर, जिसको कुछ लोग गुरुजी बोलते हैं उनके असंग में, जब ये छूट के आए जेल से, तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा, और पत्र में इन्होंने ये कहा कि हम सरकार के साथ, आपके साथ मिलके देश के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके हिसाब से प्रमुख इनका उद्देश्य आरएसएस का भारत के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, इंडिया के लिए काम करना। क्या काम करना, वो एक अलग चीज, जिसका जवाब सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोलवालकर को लिख के भेजा, जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें और आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत है। गूगल यूज़ करिए, आपको वो पत्र मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। सरदार पटेल ने गोलवालकर को क्या लिखा 1948 में, अभी आराम से मिल जाएगा। सारे न्यूज़ चैनल्स ने छापा हुआ है, लेकिन सारे मीडिया चैनल्स ने छापा हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़िएगा। देखिए 1948 के सितंबर महीने में जवाब स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय, वो अपने पत्र में एमएस गोलवालकर, जो कि उस समय के प्रमुख थे आरएसएस के, उनको लिखते हैं कि आपका पत्र मिला और हम जानते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गोलवालकर को कहते हैं, हमें पता है कि आरएसएस जो है और आप लोग जो हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन देश में सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं होता, देश में गरीब बच्चे, महिलाएं, प्रताड़ित, पिछड़े, मतलब बाकी धर्म के लोग, इनको भी साथ लेके चलना होता है, जो आप लोग आरएसएस वाले नहीं करते। ये बैन के बाद की बात हो रही, जब बैन खत्म हो गया उसके बाद की बात। सरदार पटेल ये भी कहते हैं कि हमें आप लोगों की आइडियोलॉजी पता है कि आरएसएस वाले किस प्रकार की आइडियोलॉजी रखते हैं, और उसके चलते शासन में जो कांग्रेस सरकार है उसको कितना गलत तरीके से बोलते और उसके बारे में बोलते और पेश करते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए आपसे, क्योंकि हमें तो आपका पता है कि आप लोग क्या करते हैं और कितना गलत करते हैं। लेकिन अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिरी 2-3 पैराग्राफ में गोलवालकर को लिखा, वो बड़ा चौंकाने वाला था। सरदार पटेल गोलवालकर को कहते हैं, आरएसएस के उस समय के प्रमुख को 1948 के सितंबर महीने में, कि हम चाहेंगे कि आरएसएस जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाए और मिल करके देश की सेवा करे। क्या कहा था? लिख के भेजा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिल जाए आरएसएस, यानी कि विलय हो जाए आरएसएस का, किसमें? कांग्रेस में, और तब मिल करके साथ में ये काम करे। ऐसी मंशा, ऐसा मंतव्य, ये इच्छा जताई थी उस समय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 में एमएस गोलवालकर को, आरएसएस प्रमुख को। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि सरदार पटेल चाहते थे कि आरएसएस का विलय हो जाए,
आरएसएस मिल जाए, आ जाए कांग्रेस के अंदर, लेकिन उनकी इस बात को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को सिरे से नकार दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने। कहते ये लोग सिरे से नकार दिया, आरएसएस नहीं आ सकती कांग्रेस के अंदर, सॉरी, आउट, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। एंड एक बात नहीं मानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात पे। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें कश्मीर छोड़कर के बाकी सारे रजवाड़ों को देश के साथ मिलाने का काम सौंपा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री ने, और भली भांति बहुत बेहतरीन या कहीं कहीं जोर जबरदस्ती से भी, लेकिन अंततः देश के भले के लिए उन्होंने सारे रजवाड़ों को एक्सेशन एक्ट करा के देश में मिलाया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कश्मीर के लिए तो उन्होंने लिख के दे दिया जवाहरलाल नेहरू को, कश्मीर दे दो कश्मीर पाकिस्तान को। ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र में है, जवाहरलाल नेहरू को पत्र में है लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि कश्मीर तो दे दो, बदले में हैदराबाद रख लेंगे, तुम कश्मीर दे दो पाकिस्तान को, या हैदराबाद का इशू खत्म करो, ये सब खत्म करो। ही सेड लाइक दिस। उसको भी जवाहरलाल नेहरू ने एक सिरे से नकार दिया था बात को, नहीं कश्मीर तो हमारा है, रहेगा। जो अब मोदी और शाह बोलते हैं कश्मीर हमारा है, रहेगा, ये तो सरदार पटेल दे रहे थे पाकिस्तान को, तो नेहरू की वजह से रुका। और हमारे पास आज भी है, लड़ झगड़ के मर के कट के हम उसकी सेवा करते हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और कश्मीर को अपना मानते हैं, रहेगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगर आपको यह बात अब तक समझ में आ गई है तो मुद्दा यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी वालों को वो याद आता है कि सरदार पटेल तो हमारे अपने थे, हमें चाहते थे कि हमारे साथ कांग्रेस में मिल जाओ, तो हम तब से शासन कर रहे होते मिलजुल करके। मुझे याद पड़ता है कि महात्मा गांधी ने जब पहली सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू जी की, तब उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तुम अकेले नहीं, कांग्रेस अकेले नहीं, जो अपने विरोधी दल के लोग हैं तुम्हारे, उनको भी साथ लेके चलो पहली सरकार में। इसीलिए हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बिल्कुल विरोध करते थे कांग्रेस का और नेहरू का, उनको पहला मेरे ख्याल से कॉमर्स मिनिस्टर या हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर समथिंग बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सरकार में, और रहे वो काफी समय, क्योंकि महात्मा गांधी का एम ये था कि सबको साथ लेके चलना है। इस तरह से भी मोदी बोलते हैं ना, मोदी उन्हीं की नकल सारे शब्द चोरी के बोलते हैं मोदी जी इधर उधर के, कहीं नेहरू जी के शब्द चोरी कर लेते हैं, कहीं महात्मा गांधी के शब्द चोरी, कहीं इंदिरा गांधी जी के शब्द चोरी करके बोलते हैं। और आजकल आप लोगों को लगता है खाली मोदी के शब्द, पुराने शब्द हैं हमारे, पुरानी इच्छाएं हैं, पुराने तरीके। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही मेड श्योर कि कोई भी गलत चीज को एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आरएसएस को कांग्रेस में मिलाना चाहते थे, जिसका घोर विरोध पूरी कांग्रेस ने किया था और नेहरू जी ने साफ मना कर दिया था। इसलिए आप देखते हैं कि परिवारवाद की बात होती है तो नेहरू जी से लेकर अमित शाह, सबके बच्चे कहीं ना कहीं राजनीति में आए, हर टाइप की पार्टीज में, और अपने जो कर्म अच्छे करता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो पीछे रह जाता है, वो भी नेचुरल है। इसलिए परिवारवाद एक अपनी चीज़ है, लेकिन ज़मीन पे अपने आप को साबित करना एक और चीज़ होती है, जो हर जगह हम देखते आए हैं। ये हर पार्टी में होता है। अरे भाई, एक बिजनेसमैन है, वो अपनी दुकान खोलता है, बढ़िया सी दुकान चलाता है, अपने बेटे के लिए तो खोलता है, फिर बेटा उसको बिगाड़ दे वो एक अलग बात है जब उसको टेक ओवर करता है, लेकिन अंततः ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। प्रूफ तो ज़मीन पे करना पड़ेगा, जो कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, उनके बच्चों ने भी किया, बीजेपी के बच्चों ने किया, आरजेडी के किया, शिवसेना के किया, हर जगह किया। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह हो रहा है, बीजेपी का भी यही हाल है। बट ओवरऑल सरदार पटेल के बच्चों का साथ फिर कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वो उसी लय में जा रहे थे। दैट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी सरदार पटेल के पांव पकड़ करके बीजेपी वाले जो ये राग गाते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, वो याद रखे इस बात को कि जवाहरलाल नेहरू ना होते तो ये देश सरदार पटेल भी नहीं बांध पाते, क्योंकि सरदार पटेल तो पहले इलेक्शन से पहले ही
श्री राम के चरणों में चले गए। उम्र हो चुकी थी भाई, कैंसर के पीड़ित पेशेंट थे। ये तो जवाहरलाल नेहरू उस समय द राइट चॉइस इवन ऑफ सरदार पटेल के, नहीं ये यंगस्टर है, ये ले जाएगा। और इसके बाद उन्होंने 14 साल तक इस देश का निर्माण किया जो आपके और हमारे सामने है, आपको शायद समझ नहीं आता है। सरदार पटेल की ये 2-3 गलतियां जिन्हें आज बीजेपी और संघी ये सोचते हैं कि ये उनके पैर पकड़ के महात्मा गांधी और नेहरू से बड़ा बना देंगे, सॉरी, हमारे भी सम्माननीय नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उनकी गलती है तो वो बताई भी जाएगी, दिखाई भी जाएगी, सुनाई भी जाएगी और लोगों को ये बात समझनी भी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने बरसों तक इस मातृभूमि की सेवा में अंग्रेजों के सामने सबके साथ मिलकर लड़ाई की, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान मांगा हमने उसको धोखेबाज और गद्दार डिफाइन कर दिया जिन्ना को। लेकिन उससे पहले वो इस जमीन का ही वो सपूत रहा जो लड़ता था इस देश की आजादी के लिए, लेकिन जिस दिन उसने मांगी पाकिस्तान की डिमांड, गद्दार बना करके हमने कहा कि गद्दार है। बिल्कुल, लेकिन पटेल साहब हमारे अपने प्रिय थे, हैं, रहेंगे, लेकिन उनकी गलत बात को भी तो देखना पड़ेगा। और तुम लोग उसको इनकैश करने निकलोगे तो माफ करना, तुम लोग हो बेवकूफ, क्योंकि वो रहेंगे फिर भी कांग्रेसी। लेकिन आरएसएस को अपनी गोद में कांग्रेस में मिलाने की इच्छा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो, पता नहीं कहाँ दिमाग चरने चला गया था उस समय। सबका होता है, मेरा आपका किसी का भी, तो माफ कीजिएगा, लेकिन सरदार पटेल आप वहां गलत थे और इसीलिए आज ये बीजेपी वाले उनकी चरण धूलि बने घूमते हैं और सोचते हैं कि नेहरू और गांधी से बड़े सरदार पटेल। नहीं, सब एक जैसे, गलतियां सब ने की हैं, सरदार पटेल ने भी की हैं, सबकी तो तुम बताते आए, आज सरदार पटेल की भी जान ली, ऐश करो। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।